चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शादी कब नहीं होती है। देखिए कुछ मामलों में क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनाना होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच से ये मतलब है, आज के समय में आप देख लेते हैं कि 50 साल की उम्र में भी लोग शादी कर लेते हैं। जी सर। तो हम ये एक एजम्पशन अपने मन से नहीं रख लें मन में कि हाँ 40 साल हो गया तब विवाह नहीं होगा, 45 हो हम्म। गया तो विवाह नहीं होगा। हाँ। हमने 48 में भी महिला का शादी देखा है, मतलब हम्म। जानकारी में की बात कर रहे हैं। और ये डबल ट्रिपल वाले विवाह की बात नहीं है, पहला हाँ, विवाह का ही। फ्रेश मैरिज जी। और 50 की उम्र में भी पहला विवाह ऐसा। हम्म। लेकिन चूंकि उन लोगों की कुंडली नहीं है, हम्म। तो इसलिए अब नहीं है, तो फिर कैसे पता चल पाएगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन अपने पहले दिमाग में आप नहीं सेट कर लें कि नहीं अब 40 हो गया या हम्म। 35 हो गया तो विवाह नहीं होगा। जी। लेकिन फिर भी जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं उसे हमें फॉलो करने हैं। हम्म। उसको देखना है कि कब विवाह नहीं होता है। हम्म। ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले हम किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लग्न को देखना चाहिए। लग्न भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लग्न क्या रिजल्ट दे रहा है। तो केपी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो लग्न का जो सबलॉर्ड है कौन सा हाँ। प्लेनेट है। थोड़ा चंद्र। सा म्यूट कर देंगे नीलम जी। तो जब भी आप देखेंगे लग्न का सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है और वह क्या रिजल्ट दे रहा है, तो आप जी। अच्छे से पहुंच पाएंगे रिजल्ट के नजदीक, जी। या जो ये कहें कि अपने प्रिडिक्शन तक। हम्म। तो लग्न का सबलॉर्ड है चंद्र। मून, चंद्र है। जी। और चंद्र बैठा कहाँ है, चंद्र है दूसरे भाव में। हम्म। तो दूसरे भाव में बैठा है तो लग्न का संबंध दूसरे से बन गया तो परिवार का सुख देगा। या ऐसे कहिए जातक या जाति का, परिवार का केयर करने वाला, परिवार का ध्यान रखने वाला, ये नेचर जातक और जातिका में मिलेगा। हम्म। हर एक पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, प्रिडिक्टिव पार्ट है। कहीं से भी प्रिडिक्शन निकलना चाहिए और क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए। यहाँ ये बात जो मैंने आपको समझाया कि लग्न का सबलॉर्ड सेकंड हाउस में गया, हम्म। इसका रिजल्ट ये होता है। परिवार के प्रति ज्यादा जातक का झुकाव होगा, मानने वाला होगा। तो आखिर इस पॉइंट को यहाँ क्यों जानना। जैसे कोई जातक आपके पास आएगा कि परिवार में ही जैसे 2 भाई 3 भाई है या बहनें हैं, तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई या बहन जो भी है, चूंकि कलयुग का समय है, मेरा यूज कर रहे हैं, वे लोग जी। मुझसे फायदा उठा रहे हैं, या धन संपत्ति इमोशनल में आके मैंने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जब जातक के नेचर को आप जज करेंगे, उसकी कुंडली का पैटर्न का अध्ययन करेंगे, तभी आप रेमेडी डिसाइड कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए हर एक छोटी सी छोटी बात, एस्ट्रोलॉजी में छोटी बात तो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये, हम्म। हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ से आपने देखा है कि लग्न का सबलॉर्ड जो मून है वो ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। तो दूसरे भाव में बैठा यानी परिवार, परिवार का सुख बता रहा है। या हम्म। ऐसे भी कहिए कि परिवार के समर्पित, परिवार के लिए समर्पित है ये जाति का, ये हम्म। महिला की कुंडली है। अब विशेष यहाँ से आपको दिखेगा नाड़ी सिग्निफिकेटर्स में कि मून क्या दे रहा है। मून में आएंगे तो 2 और 4 मिलेगा, 2 8 9 मिलेगा, 2 8 9 हम्म। मिलेगा। तो धन का तो अपव्यय दिख ही रहा है। साथ ही साथ 8वां भाव कनेक्ट होने से, जिस भाव के साथ जनरली कनेक्ट होता है, तो उससे संबंधित चिंता भी देता है, टेंशन भी देता है। हम्म। साथ ही साथ 4 और 8 भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर भाव में भी सुख की कमी मिलेगी, सुख भाव में भी कमी हम्म। मिलेगी। हम्म। समझ में आया। जी सर। सुख का और परिवार का दोनों में आपको कमी दिख रही है, सेकंड हाउस से रिलेटेड और फोर्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट में। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है ये देखने का कि क्या कुंडली में योग बन रहे हैं विवाह का। तो इसके लिए हमें 7वें के सबलॉर्ड को जज करना होता है। तो 7वें का सबलॉर्ड है वीनस।
तो हमें देखना है कि क्या वीनस इनका विवाह करवा रहा है या नहीं करा रहा है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो आपने मैरिज का प्रॉमिस क्या पढ़ा था? 2 7 11। वीनस में 2 7 11 होना चाहिए। तो वीनस में प्लेनेट लेवल पे है 2 7 11 में कुछ भी? नहीं सर, स्टार लेवल पे? स्टार लेवल पर भी नहीं है। सब लेवल पे? सब लेवल 11 है। सिर्फ 11। सिर्फ 11। विवाह का मुख्य भाव 7वां होता है 7वां जी। और विवाह के लिए मुख्य निगेटिव भाव 6ठा होता है। हम्म, तो मुख्य निगेटिव भाव इसमें मौजूद है कि नहीं है? है सर, 6। और 1 6 10 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन इसमें जी। है शुक्र में। हाँ, तो जब कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिला तो ये क्या बताएगा? विवाह। नो मैरिज। हाँ, एक स्टेप और है, 11वें के सब लॉर्ड से भी चेक कर लीजिए। मर्क्यूरी, हाँ, बोलिए। यहाँ से चेक करेंगे तो सिर्फ सेकंड हाउस मिलेगा, लेकिन जब यहाँ के सब लॉर्ड को आपने लिया है तो फिर ये सब लॉर्ड को भी लीजिए। शुक्र के सब लॉर्ड को चेक किया था ना हमने, जी सर। तो मर्क्यूरी के सब लॉर्ड को भी लेंगे। तब मर्क्यूरी के जब सब लॉर्ड लेंगे तब ये निगेटिव बन गया। समझ में आई बात? जी सर। कहने का मतलब ये है कि इनकी कुंडली में मैरिज का डायरेक्ट योग कहीं से नहीं दिखा। क्लियर? जी सर। मैरिज का योग नहीं दिखा। 11th का हमने लिया कि विश फुलफिलमेंट का। आइए ये भी क्या बता रहा है, तो जो प्लेनेट का सबसे पावरफुल पार्ट होता है सब लॉर्ड, इसने भी डिनाई कर दिया कि इनका विवाह होगा। और इनकी उम्र 44 इयर्स हो चुकी है और ये लेडीज हैं। तो आपको क्या लग रहा है, विवाह इनका होगा? आंसर तो सर नेगेटिव है। आंसर तो नेगेटिव है। चौधरी जी आप बताइए क्या लग रहा है, विवाह होगा? नहीं सर, चांसेस कम है सर। महादशा में देखते हैं तो इनकी मर्क्यूरी की महादशा है और राहु की अंतर्दशा है। राहु की अंतर्दशा 2022 तक है। 22 तक। ठीक है, हमने इनको बोला है कि विवाह की तो संभावना काफी कम है, जैसा कि आप जानते हैं। मतलब मैं तो यहाँ तो आपको सिर्फ केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उस स्थिति में मेरे पास जितनी नॉलेज है वो सबका यूज करना। तो मैंने इनको कहा है संभावना काफी कम है, लेकिन ये मर्क्यूरी की महादशा और राहु की अंतर्दशा ने मुझे थोड़ा उम्मीद दिया है। राहु में 7th हाउस है सर। थोड़ा दिया है, इसलिए राहु में तो 2 और 7 है, लेकिन फिर हाँ, सब लेवल पे जाके देखिए तो 146 हो जा रहा है। हाँ 146 हो जा रहा और मर्क्यूरी भी सब लेवल पे 16 हो जा रहा है। है। तो फिर भी मैंने एक लिया है हाथ में कि आइए देखते हैं क्या है, और रेमेडी स्टार्ट की है। यदि रिजल्ट आता है तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस बेसिस पे काम किया था। ओके सर। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं भी 90% श्योर हूँ कि विवाह नहीं होगा। 100% कोई नहीं हो सकता है, आदमी भगवान तो है नहीं। जी सर। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। सर लेकिन इसमें बोलिए। सर इसमें राहु में जो 5 और 7 2 भाव आ रहे हैं, हाँ, तो उनका कुछ संबंध बन सकता है क्या विवाह के लिए सर? वही चूंकि विवाह के लिए 2 5 7 पॉजिटिव नंबर हुए ना, लेकिन राहु में फिर सब लेवल पे आके देखेंगे तो 1 4 6 नहीं आ जा रहा है। जी सर। और मर्क्यूरी में ऑलरेडी 146 है ही। हाँ। लेकिन चूंकि राहु क्या है ना, अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट है। राहु में वो भी रिजल्ट आपको मिल जाएंगे जो सिग्निफिकेशन में नहीं दिखेंगे। ऐसे कई सारे केसेज हैं, जब हम प्रैक्टिकल पर चलेंगे, जब टॉपिक वाइज हम लेंगे तो वहां आप कुंडलियों को देखेंगे कि राहु में वो सिग्निफिकेशन है ही नहीं जो रिजल्ट उसको राहु की महादशा में मिली जातक को।
और जो सिग्निफिकेशन अच्छे रहने के बावजूद भी जातक समस्याओं में रहा, और बुरे रहने के बावजूद भी राहु की महादशा में जातक अच्छे से रहा, ऐसा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है। तो इसलिए इसके नेचर के वजह से हमने यहाँ पे एक लिया है, कहीं वो किक काम कर जाए, ठीक है। 10% का जो हमारे पास एक मौका है, तो इसलिए हमने उस मौके को लिया है। क्योंकि क्लाइंट को हम कंसल्टेशन देते हैं तो उसको आपके रूल्स से मतलब नहीं है, लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं और लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। ऑलरेडी वो प्रॉब्लम लेके आया कि मेरा बिजनेस फंसा हुआ है, अब आप ये कहें कि प्रॉमिस नहीं है तो महादशा में नहीं है तो ऐसा है, वो सुनने के लिए थोड़ी आएगा। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। जी सर बिल्कुल, सीधी सी बात है ना। हाँ तो इसलिए अब शादी नहीं हो रही, वो तो जान ही रहा है नहीं हो रही है, तो हाँ। आपके पास क्यों आया। तो ये बातें, तो वहां पे मैंने अलग अलग पार्ट्स एस्ट्रोलॉजी के यूज किए हैं, वास्तु के, एस्ट्रो वास्तु के। तो वो मैं जब अब सक्सेस हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के सामने ये डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे हुआ। लेकिन अभी जैसे इतनी जो चीजें, हम अब यहाँ पे अपने मूल विषय पे आते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर हो जा रहे हैं कि इनकी विवाह होने की संभावना काफी कम है। एटलीस्ट मान के चल सकते हैं कि विवाह नहीं होगा, ठीक है। जी सर। लेकिन हमें एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक काउंसलर होते हैं, एक एडवाइजर होते हैं। हमें किसी भी बात को, निगेटिव वाले बात को भी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना चाहिए, समझ रहे हैं। जी सर। तो इस बात को ध्यान रखें।